सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल LKM मीना पे स्वागत है। अगर आप अभी मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आओ इस वर्कशीट को हम पढ़ना शुरू करें। ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान। इसमें ये कक्षा 8 की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की तारीख 19/10/2020 और ये वर्कशीट संख्या 8। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक आज का हमारा कि संविधान बनने की प्रक्रिया और संविधान के मुख्य लक्षण। फर्स्ट है इसमें कि संविधान, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो उस समय जो संविधान बनाए गए थे उनमें क्या क्या कैसे कैसे प्रक्रिया हुई, तो उसी के बारे में हमें अच्छे से समझना है इस वर्कशीट को। ठीक है बेटा, तो वर्कशीट पढ़ना शुरू करें। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे कि जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी कि स्वतंत्रता संग्राम जब हो रहा था तो उसी टाइम राष्ट्रवादियों जो लोग थे, नेता थे, उनके मन में आने लगे स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए कि कोई गरीब है कोई अमीर है, सबको कैसा सम्मान चाहिए, समान। सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होना चाहिए कि सभी को अपनी बातें कहने का सरकार से बराबर का हिस्सा होना चाहिए। परंतु इतनी विविधता वाले हमारे देश का यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। तो क्यों उस समय भी करोड़ों जनसंख्या थी, करोड़ों लोग थे, तो ये किसी एक आदमी का काम नहीं था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। कितने लोगों ने दिया बेटा? 300 लोगों ने। तो जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे कि 1946 में संविधान सभा की एक समिति गठित की गई, तो उसमें 300 लोग थे। संविधान सभा की बैठक लगभग अगले 3 साल तक होती रही, मतलब कई बैठकें होती रही 3 साल तक, तब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन हमारे लिए अंडरलाइन है और ये हमेशा से पूछा भी जाता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि हमारे देश में कई समुदाय, मतलब सभी तरह के लोग हैं, उनकी न तो भाषा एक थी, न धर्म एकता, न ही एक जैसी सांस्कृतिक थी, कि वही इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तरह के लोग थे। तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी। वैसे जब भी एक संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था कि जब इस संविधान को गठन किया जा रहा था उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी? बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल थी। लेकिन इन सदस्यों ने अपना दायित्व जो काम को करने की ठानी थी उसे निष्ठा से निभाते हुए ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है कि सभी प्रकार के धर्मों के लोगों को समान एकता और विविधता होते हुए एक प्रति गहरा सम्मान के साथ इस संविधान को तैयार किया गया। इसकी कुछ मुख्य लक्षण और आयाम है जो इसमें है। संघवाद, सबसे पहला टॉपिक क्या है? संघवाद। इसका मतलब है देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना, कि जैसे देश स्तर पे क्या है और राज्य स्तर पे क्या है और गांव स्तर पे क्या है, तो ऐसी अलग अलग प्रकार की सरकारों की व्यवस्था होना। संघवाद का मतलब हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। देखो इसमें अच्छे से बताया भी है, जैसे मैंने आपको भी बताया, तो इसे हम समझेंगे कि इसमें हमारे देश में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। पहला है केंद्र स्तर पर, जो कि केंद्र सरकार। दूसरा है राज्य स्तर पर, तो राज्य सरकार। तीसरा है स्थानीय स्वशासन, तो पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम, जो एक तरह से मैंने आपको बताया था कि गाँवों में। ठीक है बेटा,
तो ये 3 प्रकार के संघवाद में हम समझेंगे कि संघवाद में क्या क्या किया गया है सरकार के द्वारा। तो 3 सरकारें हैं जो तीनों अलग अलग स्तरों पे काम करेंगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे भारत जैसे विशाल देश कि सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले का स्वायत्ताधिकार हो सके, और इन मुद्दों की स्पष्टता के साथ संविधान में कुछ सूचियाँ भी दी गई कि सभी को अपने अपने अलग अलग राज्य में अपने अधिकारों का निर्णय है जो स्वयं ले सके। तो इसमें कुछ मुद्दों के साथ स्पष्टता के साथ कुछ संविधान की सूचियाँ जोड़ी गई है, तो वो भी इसमें है। तो क्रियाकलाप देखिए, अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस, अपने क्षेत्र के सांसद जिसे हम एमपी भी बोलते हैं, विधायक एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का मतलब, और उसका एमएलए निगम पार्षद का नाम लिखिए और पता लगाइए कि किस प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। तो ये सभी जो दिए हुए हैं इनके बारे में हम सभी को पता भी होना आवश्यक है, तो इसके बारे में हम चर्चा भी करते रहेंगे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, संघवाद से आप क्या समझते हैं, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्था है, हमारे देश की संघवाद व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है। तो बेटा जब पेपर हमारा आएगा तो ऐसे ही हमें दिया जाएगा, तो वर्कशीट से संबंधित हमें क्वेश्चन भी छाँटने आना चाहिए। तो सभी बच्चे वर्कशीट से ही क्वेश्चन आंसर छाँटना सीखें। तो इन सबको मैंने एक क्वेश्चन आंसर छाँटने के लिए तो आपको भी पहले कई तरीके बताए, तो इस तरह से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। संविधान सभा का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौती थी, तो ये हमने वर्कशीट में अच्छे से पढ़ा है। ये तो देखो सबसे बड़ी चुनौती ये रही, जब इस वर्कशीट को हमने पढ़ा तो इसमें हमने देखा कि क्या क्या चुनौती हमारे सामने थी। कि एक तो ये थी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि हमारे देश में कई समुदाय के लोग थे, उनकी न तो भाषा एक थी और न धर्म एक था, न ही संस्कृति एक थी। तो कैसे इन सबको राष्ट्रीय एकता में जोड़ते हुए, तो कैसे हमें, ये सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते थे। तो इसी प्रकार की ये चुनौतियाँ थी। तो इनका हम आंसर में लिखेंगे कि हमारे देश में कई समुदायों के लोग थे और उनकी न तो भाषा एक थी, न धर्म एक था, न संस्कृति एक थी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम बेटा। तो देखो बेटा, उत्तर लिखने का तरीका, संविधान निर्माण करते समय चुनौतियाँ, कि संविधान का निर्माण करते समय संविधान के सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक थी। यहाँ पे विभिन्न धर्मों, जातियों के लोग और संप्रदायों के लोग रहते थे, विभिन्न भाषा के लोग रहते थे, और इन सभी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान भी संविधान में उल्लेखित करना था। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, संघवाद से आप क्या समझते हैं। संघवाद का अर्थ देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग सरकार का होना। ठीक है बेटा। तीसरा है, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, लिखिए। तो हमारे देश में आपने इस वर्कशीट में पढ़ा 3 प्रकार की। पहली है केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार, द्वितीय राज्य स्तर पर राज्य सरकार, और तृतीय स्थानीय शासन पर पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर निगम प्रशासन। तो ठीक है बेटा, इन 3 क्वेश्चनों को हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या था बेटा, हमारे देश की संघवाद व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, लिखिए। उत्तर होगा, भारतीय प्रशासन में शक्ति से केंद्रीय निकायों यानी पंचायत तक प्रभावित होती है। इसी कारण देश में विकेंद्रीकरण आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके केंद्र सभी शक्तियों का अधिग्रहण न कर सके, मतलब किसी की शक्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकते। यही संघवाद की आवश्यकता को जन्म देता है।
कि सबको अपनी अपनी शक्तियों का क्या होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्थाओं को लेके संघवाद की स्थापना की गई। तो बेटा इन्हीं 4 क्वेश्चनों के साथ हमारे आज की वर्कशीट यहीं पे समाप्त होती है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट अवश्य करें। और प्यारे बच्चों, कोविड-19 महामारी चल रही है तो सभी बच्चे अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे और कहीं भी बाहर जाते समय मास्क ज़रूर लगा के जाएं। और प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को अच्छे से अपने सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करते हुए अपने सामाजिक विज्ञान के टीचर से चेक करवाएं। और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू बेटा।